नमस्कार साथियों, आपने निष्ठा के 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण 6 भागों में पूर्ण कर लिया होगा। प्रत्येक मॉड्यूल के पूर्ण हो जाने के उपरांत सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो चुके होंगे, लेकिन आपको विदित होगा कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार अंत में NCERT के द्वारा टेस्ट कराया जाएगा। कॉम्पिटेंसी टेस्ट में कर्मचारियों के क्वालिफाइड हो जाने के उपरांत हमें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त होगा। इस टेस्ट के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि पूर्व में 60% अंक प्राप्त करने पर ही सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त होगा, ऐसा आदेश आया था। किंतु BC के माध्यम से आयुक्त महोदय ने बताया था कि 50% अंक प्राप्त करने पर भी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। साथ ही आयुक्त महोदय ने बताया था कि कर्मचारियों के सर्टिफिकेट ई-सर्विस बुक में अपलोड करने की योजना भी बनाई जा रही है। तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा डिसक्वालीफाइड का सर्टिफिकेट हमारी ई-सर्विस बुक में अपलोड हो। डिसक्वालीफाइड होने पर ऐसा भी हो सकता है कि जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर इसके फिर से प्रशिक्षण आयोजित किए जाएं। इसलिए हमें इसे गंभीरता से लेना है ताकि इस टेस्ट में हम क्वालिफाइड हों। इस टेस्ट की तैयारी के लिए मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी अपलोड की हुई है, जिसे आप देख सकते हैं और अध्ययन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मॉड्यूल 12 से 18 तक की प्रश्नोत्तरी के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसका भी आप अध्ययन जरूर करते जाएं। तो साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, प्रश्नोत्तरी का अध्ययन कर लेते हैं। मॉड्यूल क्रमांक 12 विज्ञान शिक्षण शास्त्र, सत्य है या असत्य चुनें। पहला प्रश्न दिया गया है, यह शिक्षक और छात्रों को समय और प्रयास को नहीं बचाता है। तो इसका उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न है, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है, चर्चा के बिंदुओं को याद करने के लिए मौका नहीं देता है। तो यह असत्य है। अगला है, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह सत्य है। अगला प्रश्न है, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। तो यह सत्य है। अगला है, यह छात्रों में विचारधाराओं को आरंभ करता है। तो यह सत्य है। छठवां प्रश्न है, बोतल और किताब कौन सी वस्तुएं हैं। तो आघातवर्धनीय हैं या आघातवर्धनीय नहीं हैं। तो बोतल और किताब कौन सी वस्तुएं हैं। बोतल और किताब आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। कागज़ का टुकड़ा कौन सी वस्तुएं हैं। तो ये कागज़ का टुकड़ा भी आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। कपड़े का टुकड़ा भी आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। तांबे का तार कौन सी वस्तुएं हैं। तांबे का तार आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। एल्युमिनियम का टुकड़ा भी आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। लोहे की चाबी भी आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है, इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। तो इसका सही उत्तर है, तीनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों की समझ प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा, इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो इसका उत्तर है, अम्ल उस विलयन से बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। साथियों, मोस्ट क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थों के घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं। तो इसका उत्तर है, घोल संतृप्त हो जाएगा। अगला है, मीरा आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे।
तो इसका सही उत्तर है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। अब चलते हैं हम मॉड्यूल क्रमांक 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग। इसका पहला प्रश्न है विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है। तो इसका सही उत्तर है स्टाफ मीटिंग। अगला क्वेश्चन है विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका उत्तर है केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। तो इसका उत्तर है सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर है प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। अगला क्वेश्चन है शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है विद्यालय के भौतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रमुख तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है लीडर बाई पोजीशन के साथ लीडर बाई एक्शन होना। अगला क्वेश्चन है ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने जानने और चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर। तो इसका सही उत्तर है सक्रिय अधिगम। अगला प्रश्न है अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लाते हैं। तो इसका उत्तर है निष्क्रिय अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को दल में काम करने एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों क्षेत्रों प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका उत्तर है सक्रिय अधिगम। अगला है समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भ में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सक्रिय अधिगम। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने और परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। तो इसका उत्तर है सक्रिय अधिगम। अगला है रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही उत्तर है निष्क्रिय अधिगम। अब हम चलते हैं मॉड्यूल क्रमांक 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। पहला प्रश्न है समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। तो इसका उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA शिक्षक शिक्षा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। तो इसका सही उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। अगला क्वेश्चन है स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल। तो इसका सही उत्तर है सगुन पोर्टल। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है। तो इसका सही उत्तर है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है यूडाइज शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है। तो समग्र शिक्षा पूर्व विद्यालय से 12वीं तक है। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए गया है। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 3 से 9 तक। अब हम चलते हैं मॉड्यूल क्रमांक 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा। कक्षा के भीतर क्षेत्र
है जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है, तो वो है लर्निंग सेंटर। अगला क्वेश्चन है, मानता है कि भाषा शब्द शब्दांश तुकांक ध्वनियों से बनी है, तो इसका सही उत्तर है ध्वनि जागरूकता। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं, तो इसका सही उत्तर है खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। अगला क्वेश्चन है, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है या करते हैं, तो इसका सही उत्तर है विकास हेतु खेल व आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है, तो इसका सही उत्तर है 3 से 6 साल। इसमें उत्तर गलत छप गया है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है, उपरोक्त सभी स्थानीय कार्यक्रम के अनुसार प्रबंध, तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है, तो यह सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं, तो ये सत्य है। अगला है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास है, तो ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, तो ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण का शिक्षा से संबंध है मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों को बढ़ाना, तो इसका सही उत्तर है प्रोग्रामेटिक। अब चलते हैं मॉड्यूल क्रमांक 16 की ओर। मॉड्यूल 16 का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए, तो इसमें से इसका उत्तर है उत्पादक। और अगला क्वेश्चन है, रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, खालिस्तान कौशल और हरित कौशल शामिल है, तो इसका सही उत्तर है उद्यमिता कौशल। अगला क्वेश्चन है, योग्यता एक खालिस्तान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है, तो इसका सही उत्तर है अवलोकनीय। अगला है, अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6वीं से खालिस्तान तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है 8वीं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है, इस प्रकार से उसकी मदद करती है, तो इसके सभी उत्तर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का व्यावसायीकरण विकास और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है, और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है, तो इसका सही उत्तर है जेनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खालिस्तान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर है 1986। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए, तो इसका उत्तर असत्य है।
अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक विषयों को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यवसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। तो इसका उत्तर सही है। अब चलते हैं मॉड्यूल क्रमांक 17 की ओर। मॉड्यूल क्रमांक 17 का तीसरा प्रश्न है, हाथ मिलाने कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। तो यह असत्य है। अगला प्रश्न है, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो एक असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। तो यह सत्य है। स्वदवा से बचें। तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, उपयोग किए गए महीन कपड़े कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। तो यह सत्य है। बच्चों को अपनी निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सत्य है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। यह सत्य है। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। यह भी असत्य है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है। तो यह रोग संक्रामक है। तो यह उत्तर सही है इसका। विद्यालय में सामाजिक दूरी बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है। तो इसका सही प्रभावी तरीका है छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर है सभी हितधारक। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। अब हम चलते हैं मॉड्यूल क्रमांक 18 की ओर। मॉड्यूल 18 का पहला प्रश्न है, अच्छा स्वास्थ्य पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। तो यह वाक्य सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता है। तो यह गलत है। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं हैं। यह भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियां बनाते हैं। यह भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है। तो यह भी गलत है। अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है। यह भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुनें और बात करें। अगला प्रश्न है, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है पुलिस, SJPU। अगला प्रश्न है, बाल लैंगिक शोषण खालिस्तान से होता है। तो इसका सही उत्तर है लड़के और लड़कियां दोनों से। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना। तो इसका सही उत्तर है लैंगिक शोषण। अगला क्वेश्चन है, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब। इसका उत्तर है सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। तो साथियों, ये थी मॉड्यूल क्रमांक 12 से 18 तक की प्रश्नोत्तरी के संबंध में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।